काबू करना साथ ही उन्हें बचाना जो उसके अपने हैं। अब आगे जारी रखते हैं। जब नायरा को ध्यान करते हुए 8 घंटे हो गए तो उसे अपने शरीर पर कीड़े रेंगते हुए महसूस हुए। धीरे धीरे उनकी रेंगने की गति तेज हो गई, लेकिन नायरा को इससे फर्क नहीं पड़ा। उसका ध्यान पूरी तरह उन मंत्रों को अपने मन में दोहराने में था जो उसे अपनी माँ से एक विरासत के रूप में सीखने को मिले थे। वो जानती थी ये एक मायावी वन है जहाँ बहुत सी काली शक्तियों है जो जिस पवित्र वन को छोड़ना नहीं चाहती, इसलिए उसकी साधना को खंडित करना चाहती है। लेकिन साधना में बाधित तो वह होता है जो एक इंसान रह जाए। नायरा दिखने में सामान्य लग रही थी, लेकिन असल में उसने ऐसे मंत्रों का जाप किया जिससे उसकी सारी सेंसेस पत्थर में बदल गई। ऐसा तभी होता था जब वो किसी सुरक्षित स्थान पर हो, और आज ये वही जगह था जो मुंबई के भीड़ भाड़ वाली जगह से अलग, शांति में बनी हुई थी। लेकिन अब ये संघर्ष और भी कठिन होने वाला था। भले ही दिमाग और दिल को काबू में कर लिया, लेकिन शरीर उसे पूरी तरह पत्थर भी बना लो तो भी वो तचता जरूर है। ऐसे ही अब एक चिंगारी नायरा के आसपास के वातावरण में फैल गई। अगले ही पल नायरा पसीने से भीगी हुई खुद से लड़ रही थी। उसका शरीर जल रहा था। उसे बहुत दर्द हो रहा था। वही दूसरी तरफ कुणाल जो जंगल में आ चुका था, उसे भी अपने दिल में जलन सी होने लगी। उसका भी दम घुट सा रहा था। अपने कैप्टेन को पसीने से भीगा देख सभी ने चिंता से पूछा, कैप्टेन क्या आप ठीक है? कुणाल ने बस सिर हिलाया और बोला, मुझे अजीब सा लग रहा है। जाओ जाकर आसपास पानी खोजो। मुझे अपने अंदर एक आग सी महसूस हो रही है। कुणाल की बात सुनकर दो लोग जल्दी से पानी ढूंढने चले जाते हैं। नक्षत्र कुणाल की पीठ को मलते हुए कहता है, शांत रहो। अगर हाइपर हुए तो ये तुम्हें अंदर ही अंदर जला देगा। उसकी बात समझकर कुणाल शांत होने लगा, लेकिन अब उसे डर लग रहा था क्योंकि वो भी समझ गया था कि नायरा दर्द में है। उन दोनों के दिल और शक्ति जुड़ी है, इसलिए ये एहसास करना नॉर्मल था। ये सब याद आते ही कुणाल तुरंत नायरा को फोन लगाने के लिए अपनी जेब में देखता है, मगर दर्द की वजह से वो निकाल नहीं पा रहा था। नक्षत्र ने उसे कोशिश करते हुए देखा, फिर ना में सिर हिलाकर बोला, दर्द इतना है फिर भी फोन चाहिए? अगर चाहिए है तो मदद मांग सकते हो, खुद को चोट पहुंचाकर क्या तुम सही कर रहे हो? कुणाल को लेक्चर देते हुए नक्षत्र उसका फोन दिखाकर बोला, अब बताओ किसे फोन करना है? कुणाल भी बिना बेहस किए कह देता है, जान स्माइलिंग फेस को फोन लगा दो। कुणाल के ऐसे शब्द सुनकर नक्षत्र को अजीब लगता है क्योंकि उसके लिए ये सब बहुत नया था। अब उसे कुणाल से सुनकर इतनी शर्म आ रही थी तो वो अपनी वाली को क्या खाक प्यार से बुलाता। उसने अपना सर झटका और उसी नाम पर फोन लगा दिया जहां जान लिखा था, जिसके आगे एक स्वीट दिल भी बना हुआ था। घंटी जा रही थी लेकिन फोन स्विच ऑफ बता रहा था। अब तो कुणाल को और भी चिंता होने लगी, लेकिन तभी एहसास हुआ कि अब उसे गर्मी नहीं लग रही बल्कि ये तो ठंडक जैसा कुछ फील हो रहा है। नक्षत्र भी जानता था ये जान कोई और नहीं, मेरी प्यारी गुड़िया ही है। जब कुणाल एकदम ठीक हो गया तब जाकर नक्षत्र को राहत मिली। तभी उनके साथी पानी ले आए। कुणाल ने पानी पिया, फिर अपने रास्ते की तरफ निकल पड़े। अब नायरा भी ठीक हो गई थी। गर्मी के बाद तूफान और अंत में आसमान में काले बादल घिर आए। हर तरफ अंधेरा हो गया और बादलों की गर्जना साफ सुनी जा सकती थी। थोड़ी देर में बारिश होने लगी। बारिश आते ही गुरुजी अपने कमरे की बालकनी में आ गए और नायरा को देखा जो अभी भी ध्यान में बैठी बारिश में भीग रही थी। लेकिन चमत्कार तो हो गया था, इस बार बारिश से पेड़ नष्ट नहीं हुए बल्कि जो मुरझाने लगे थे अब फिर से हरे हो गए हैं। मायावी बाग धीरे धीरे बंजर से उपजाऊ बन रहा था। नायरा तब तक बैठी रही जब तक काले बादल छट ना गए और उन सफेद बादलों से रोशनी की एक नई लहर पूरे वातावरण को शुद्ध ना कर गई हो। करीब शाम के 5 बजे नायरा अपनी आंखें खोलती है तो उसके सामने गुरुजी खड़े होते हैं। वो एकदम से उठने लगती जिस वजह से लंढा आ जाती है, लेकिन गुरुजी उसे संभाल लेते हैं। गुरुजी चिंता से, ध्यान से, नायरा आप अभी इतने घंटों बाद उठी है इसलिए पैर पर ज्यादा जोर मत दो, बस धीरे धीरे कोशिश करो। नायरा भी बिल्कुल वैसा ही करती है, लेकिन उसका पूरा बदन दर्द से टूट रहा था। भले ही पहले नायरा ने इसे सहन किया, लेकिन बाद की पीड़ा और भी ज्यादा दर्दनाक होती है। तभी पीछे से अभिनव भी आ जाता है। दोनों नायरा को सहारा देते हुए उसके कमरे में छोते हैं और नायरा को नहाने का कहकर अभिनव को खाना लाने भेज देते हैं और खुद लेप बनाने चले जाते हैं। रंजीत जी कैसे उसका दर्द सहन करते, वो भी उसे अपनी बेटी सिर्फ कहने को नहीं मानते बल्कि पूरे दिल से निभाने का जज्बा भी रखते हैं। थोड़ी देर में जब उन्होंने नायरा का कमरा खटखटाया तो थोड़ी ही देर में नायरा ने अंदर से खोल दिया।
उसके बाद अभिनव ने खाना रखा और दोनों चेयर पर बैठ गए। नायरा ने भी शांति से खाना खाया और पानी पीकर लेट गई। उसके लेटते ही रंजीत जी बोले, ये लेप है, जहां जहां दर्द हो लगा लेना और इसे खत्म करो, तभी आप आराम करें। जब नायरा ने उनके फिक्र भरे शब्द सुने तो अपने पापा की याद आ गई और बिना ना नुकुर के हल्दी वाला दूध का ग्लास पूरा पी लिए, जिसे देखकर रंजीत जी और अभिनव दोनों हंस पड़े, क्योंकि फिलहाल नायरा की दूध से मूछें बन गई थी। जब नायरा को एहसास हुआ कि उसके मुंह पर कुछ है, तब उसने जल्दी एक टिश्यू से इसे पोंछ लिया। वो दोनों भी मुस्कुराते हुए चले गए। नायरा भी बहुत थकी थी, इसलिए वो भी सो गई। मोरपंख विला। अलिशा भी अपनी बिजनेस मीटिंग से आ चुकी थी और उसे भी उस ब्रांड के बारे में पता चला जिसने उन्हें सर्व ना करने के लिए बिना सर पैर के बहाने बनाए, लेकिन आर्यन अंकल को उदास देखकर उसे भी बुरा लगा, क्योंकि उनकी एक्साइटमेंट अपनी बेटी को लेकर जायज थी। अगर नायरा अभी यहाँ होती तो उस कंपनी को बिल्कुल नहीं छोड़ती, लेकिन फिर उसने सोचा अभी इन सब नमूनों के लिए बिल्कुल समय नहीं है। उसके बाद अलिशा आर्यन को देखकर कहती है, अंकल आप उदास मत होइए। वैसे भी वो डिजाइनर सिर्फ मुंबई में बेस्ट है, ना कि पूरे एशिया में। मैं अभी वर्ल्ड की बेस्ट डिजाइनर से कॉन्टैक्ट करती हूँ। हमारी नायरा बहुत स्पेशल है। उसकी बात सुनकर आर्यन को कुछ याद आता है और खुश होते हुए कहते हैं, अरे मैं उसे कैसे भूल गया। फिर वो बिना देरी किए किसी को फोन लगाकर अपने रूम में चले जाते हैं। उससे पहले अलिशा को दूसरा काम बता देते हैं। जंगल के बीचों बीच अंडरग्राउंड गुफा के अंदर स्पेशल टीम मेंबर में से एक बोलता है, ये बॉस फोन क्यों नहीं उठा रही? जब हम लुट जाएंगे तब आएगी। हाय मेरा खजाना, ये बोलते हुए नौटंकी करने लगती है। वही बाकी सब उसे ऐसी नजरों से देख रहे थे जैसे ये कभी नहीं सुधर सकती। तभी ये दो सीरियस होकर बोला, अब हम क्या करें, इन्होंने हमारा बेस खोज लिया है। और सबसे बड़ी परेशानी ये है कि वे सब मिलिट्री से है, उन पर वार भी नहीं कर सकते। खासकर तब तो बिल्कुल नहीं जब उनकी बॉस के होने वाले हस्बैंड उनके सामने हो। बाकी सबने भी सहमति जताते हुए एक साथ कहा, हाँ यार हम तो धर्म संकट में पड़ गए। खुद तो बॉस व्यस्त हो गई और हमें खुले हुए साड़ की तरह छोड़ दिया, ये कहते हुए तरह तरह के मुंह बनाती है। उसकी बात सुनकर सभी आश्चर्य से एक दूसरे को देखते हैं, फिर जो अभी भी अजीब अजीब से मुंह बनाते हुए कुछ भी बड़बड़ाए जा रही थी और अपना सर ना में हिला देते हैं। तभी उनके टीम का लीडर एक कहता है, भले ही हम किसी पर वार ना करें, बस एक बात याद रखो, वेपन्स को सुरक्षित रखना है। उसकी बात सुनकर सभी सीरियस होकर बोले, यस लीडर, हम ये करेंगे। वैसे भी उन हथियारों के लिए हम कहाँ कहाँ नहीं भटके, ऐसे कैसे जाने दे सकते हैं। इतना कहकर सभी अपने काम पर लग जाते हैं। वैसे भी ये उनका दूसरा बेस था जहां ज्यादा कुछ नहीं रखा था। वो जिसे भी कैद करते उसे मार देते थे, सिवाय एक इंसान के, और वो थी मोहिनी रस्तोगी की बेटी। उसकी शक्तियां जो जाग चुकी थी वो पहले ही नष्ट कर दी गई थी। लेकिन नायरा ने अपने वादे का मान रखते हुए माहिरा को बिना किसी सजा के जाने देने का फैसला किया, लेकिन उससे पहले उसे माहिरा की सारी यादें मिटानी होगी, क्योंकि अगर वो उस इंसान के हाथ लग भी गई तो उन्हें कोई खतरा ना हो। यही वजह है कि उसे अभी भी यही कैद कर रखा था, लेकिन अब उनके बेस को घेर लिया गया था। कुणाल और उसकी टीम अंडरग्राउंड बेस के गेट तक पहुंच चुकी थी। अब वो 5 नहीं सिर्फ 4 लोग थे, क्योंकि उन्होंने अपने एक साथी को वही होटल में कैद कर दिया और अपने ऑफिसर्स को इन्फॉर्म किया कि आर्मी में किसी ने अपना जासूस भेजा था और उन्होंने उसे पकड़ लिया है। इन्फॉर्म करने के बाद वे जानते थे कि आर्मी इसके लिए खुद एक्शन लेगी, इसलिए उन्होंने अपने मिशन पर ध्यान दिया। अब जब वे इसके इतने करीब थे तो कुणाल ने अपनी सोल्जर्स की टीम को अलर्ट होने के लिए कहा और बाहर ही उनका इंतजार करने का ऑर्डर देते हुए वो सभी अंदर चले गए। उनके साथ 10 सोल्जर्स गए, बाकी वही बाहर छुप गए। अंदर स्पेशल टीम ने भी अपनी कमर कसली थी। वे अकेले ही 10 लोगों को मारने की ताकत रखते थे, और अगर ये उनकी पावर्स के साथ हो तो इसकी गिनती 100 तक भी पहुंच सकती थी। उनके टीम के लीडर एक ने ऑर्डर देते हुए कहा, जितना हो सके घातक हमला ना करे। जब तक पॉसिबल है खुद को उनके अटैक से बचाने का प्रयास करे। मैंने बॉस को मैसेज भेजा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो फिलहाल इस स्थिति को संभालने के लिए हाजिर होगी। लेकिन मैंने हमारे फोर्स के कैप्टन निहाल से कॉन्टैक्ट किया है, वो किसी भी वक्त हमारी मदद के लिए आएंगे। अपने लीडर की बात सुनकर सभी ने सहमति जताई और अपनी अपनी पोजीशन ले ली। तभी को कुछ याद आया और उसने अपने लीडर से पूछा, इसका मतलब हम सब हमारी बॉस के बॉयफ्रेंड से लड़ते हुए मिलेंगे। ये सोचते हुए उसने अपना चेहरा ढक लिया और रोने की एक्टिंग करने लगी।
उसकी नौटंकी फिर से चालू होता देख इस बार बोला, हाँ तू लगते हुए बोलना कि हम सब आपकी प्यारी होने वाली वाइफ के रिश्तेदार है, कृपया हमें बख्श दे। की बात सुनकर सबको हंसी आ गई क्योंकि बोला ही उसने इतने ड्रामेटिक स्टाइल में था। लेकिन उसकी बात सुनकर की आंखें किसी तारे की तरह टिमटिमाने लगी और अपनी उन्हीं चमकती हुई आंखों को गोल गोल घुमाते हुए कहती है, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है भाई, इससे तो हमें उनसे लड़ना भी नहीं पड़ेगा और ऐसे ही हम जीत जाएंगे। उसकी इतनी बचकानी बात पर चारों का जम से गए थे, लेकिन खुद को रोक नहीं पाया और हंसी उड़ाते हुए बोला, ये बिल्कुल सही है, भैंस के आगे बीन बजाने से खुद का ही दिमाग खो सकता है। उन दोनों को घूरते हुए एक अपनी आवाज कठोर करते हुए ऑर्डरिंग टोन में बोला, आई वॉन्ट फॉक्स, सो बिहेव। उसके सीरियस होते ही सबने एक साथ जवाब दिया, सॉरी लीडर, वी आर रेडी टू फाइट। उसने कुछ नहीं कहा, बस अपना सिर हाँ में हिला दिया। सभी ने अपना ध्यान टारगेट पर लगा दिया। जैसे ही उन्होंने स्पेशल आर्मी फोर्स को देखा, उन सबने एक दूसरे को देखा और दूसरी दिशा की तरफ भागने लगे। कुणाल और नक्षत्र की टीम ने भी उन्हें देखा। सभी उनके पीछे जाने लगे। वो रास्ता एक सुरंग की तरह था, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वहां की टेक्नोलॉजी एडवांस थी, क्योंकि जैसे जैसे उन्होंने कदम बढ़ाया रास्ता अपने आप बढ़ गया, लेकिन जहां से वे सब आए थे वो बंद होता गया। बाहर छुपे सोल्जर्स भी दंग रह गए। कुछ समय पहले जो जहां दरवाजा था उधर अब जमीन आ गई। अंदर कुणाल और उसके सभी लोगों ने ये परिवर्तन देखा। वे सब भी हैरान थे कि ये क्या हो रहा है। लेकिन तब तक वो सब उस दूसरे दरवाजे के बाहर आ चुके थे, जहां खुला आसमान उनके सर पर चमक रहा था। लेकिन ये मंजर दोनों स्पेशल टीम और फोर्स के लिए किसी शौक से कम नहीं था, क्योंकि जिस पहाड़ी पर वो आकर रुके वहां पहले से ही कोई उनका स्वागत करने के लिए तैयार बैठा था। कुणाल और नक्षत्र सोच रहे थे कि ये कैसे हुआ, लेकिन तभी कुणाल की नजर इस पहाड़ी के पास बहते झरने पर गई और वो शॉक हो गया, क्योंकि ये वही जगह थी जिसके बारे में उसने अपने उसी सबोर्डिनेट को बताया था। लेकिन उसके हिसाब से इस लोकेशन को गलत होना चाहिए था। फिर उसे याद आया कि ये बेस तो पूरे जंगल में फैला हुआ था और उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये सुरंग से कोई 20 किलोमीटर सिर्फ 5 मिनट के अंदर पहुंच सकता था। इसका मतलब दोनों पहाड़ी बेस का एक एक सिरा थी, जहां एक तरफ घना जंगल तो दूसरी तरफ झरना। नक्षत्र की नजर भी उसकी तरफ ही थी, जैसे वो भी समझ गया था कि अचानक ये क्या हो गया। ब्लू फोर्स की टीम और आर्मी स्पेशल फोर्स को चारों तरफ से घेर लिया गया था। उनके एक तरफ किसी राक्षस का मुंह वाली बेच पहने पूरी 100 की फोर्स तैनात थी। वही उनको पीछे से घेरे एक आंख जिसमें ज्वाला जल रही हो उसका बेच पहने वो भी करीब 100 लोग थे। ये दोनों गैंग कोई और नहीं, डेयर डेविल गैंग है, जिसका बॉस अविराज ठाकुर है। और दूसरी इंडिया के माफिया वर्ल्ड पर राज करने वाली एविल आई गैंग, जिसका लीडर बहुत रहस्यमय है, जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा। उन सभी को चारों तरफ से घेर लिया गया था। एक कदम और सब खत्म हो जाएगा। कुणाल इसी सोच में था कि इन सब से कैसे निपटे, क्योंकि उन सभी का निशाना वही लोग थे। इन सभी के बीच एक ने सभी की नजरों से बचते हुए रेड सिग्नल भेज दिया। इस समय सुबह हो चुकी थी, हवा शुद्ध थी, सूरज चमकदार था, लेकिन खतरा अभी भी नके सिर पर मंडरा रहा था। कुणाल ने भी इमरजेंसी सिग्नल भेज दिया था, मगर उन्हें आने में बहुत समय लग सकता था, क्योंकि ये जगह शहर से काफी दूरी पर थी। तभी दोनों टीम के लीडर बोले, वेपन्स हमारे हवाले कर दो, नहीं तो अंजाम तुम जान ही गए होगे। ये कहते हुए वो हंसने लगे। उनकी बात सुनकर एक गुस्से से चिल्लाया, तुम्हारी इतनी औकात नहीं जो हमारी क्वीन से मुकाबला कर सको। कुछ पलों उसके बाद तुम सबका नामो निशान यही इसी पहाड़ी पर दफन होगा। उसकी धमकी सुनकर वो दोनों फिर से और जोर जोर से हंसने लगे। तू हमें धमकी दे रहा है? जरा अपने चारों तरफ नजर तो घुमा। अब बता, तेरी क्वीन ऑफ फोर्सेस इन गोलियों से भी तेज हो सकती है। तभी दूसरा भी बोला, हाँ हाँ, टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय हो सकती है ना, अगर हम उसे भूत बना दे। उसकी बात सुनकर सभी राक्षसों की तरह हंसने लगे। उनकी ऐसी बात सुनकर पता नहीं क्यों, लेकिन कुणाल को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे चिढ़ हो रही थी ये देखकर कि कैसे ये लोग मजाक उड़ा रहे थे। उसे ऐसा महसूस हुआ कि वो किसी और के ऊपर नहीं बल्कि उसके ऊपर हंस रहे हैं। उन पांचों का गुस्सा भी अब 7वें आसमान पर चढ़ चुका था। वो कैसे सहन कर सकते थे? उनके लिए उनकी बॉस सब कुछ थी। जब जीवन देने वालों ने छोड़ दिया तो उन्हें न्याय जीवन दान देने वाली वो उनकी भगवान थी। अगर आज वो यहाँ खड़े हैं तो सिर्फ उनकी वजह से नहीं, तो वे सब बहुत साल पहले ही एक अंधेरी दुनिया में खोकर अपनी इंसानियत मार चुके होते। अपने सामने किसी और को वह अपनी बॉस का मजाक कैसे उड़ाने दे सकते थे? तभी एक यानी कि अविनाश ने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला ही था कि
इतने में एक रूबदार आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी, जिसे सुनकर सभी का ध्यान उसी शख्स पर ठहर गया और टीम मेंबर्स बिना किसी भाव के उसे देखने लगे। सबने उस आवाज की तरफ देखा जिसने गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहा, अपनी जवान को संभालो नहीं तो तुम किसी को भी गायब करने से पहले इस दुनिया से ही उठ जाओगे, और रही बात भूत बनकर भटकने की, तो तुम्हें वो मौका भी नहीं मिलेगा। पता है क्यों? ये कहकर एक शैतानी हंसी स्माइल विद हॉर्न्स उसके होठों पर अपनी जगह बना लेती है। फिर सबकी सवाल भरी नजरों को नजरअंदाज करते हुए आगे बोलता है, क्योंकि तुम सीधा नर्क के दर्शन करोगे। उसकी ये बात सुनकर अब आर्मी और वो पांचों हंसने लगते हैं। वही उन दोनों ऑर्गेनाइजेशन के लोगों की हंसी एकदम ही बंद हो जाती है। टॉप ग्रेड ग्रुप जिसे खुद नायरा ने ट्रेन किया था और इस लायक बनाया कि वो आज खुद के साथ दूसरों को भी प्रोटेक्ट कर सके, ये उनके लिए बिल्कुल वैसा था जैसे एक माँ अपने बच्चों को पालती है। हालांकि उनकी उम्र में ज्यादा फर्क नहीं था, फिर भी अपने आइडल के लिए मजाक में भी ये सुनना कि वे उसे मारे बिना नहीं जाएंगे उनके अंदर दफन जानलेवा इच्छा को जगा गया। भले ही सामने खड़े उनके दुश्मन ने इसे स्पष्ट रूप से ना कहा हो, लेकिन अपने मजाक के पीछे छिपे इरादे को वे कैसे छिपा सकते थे, जबकि उनकी आंखें क्वीन का नाम सुनकर ही नफरत से भर गई थी। वो सब बहुत गुस्से में थे, उनका बस चलता तो अभी एक बिजली का झटका लगाकर उन सभी को राख कर देते, मगर अपनी बॉस से किए वादे से बंधे वे सिर्फ जवाबी कार्यवाही करके उन्हें भी वही कड़वा स्वाद देना चाहते थे जो उनकी बातों से उन पर पड़ा। लेकिन इससे पहले वो ये काम करते, उनके बिग बॉस ने इसे बखूबी निभाया और वे पांचों खुश हुए कि भले ही वो नहीं जानता ये उसका प्यार है जिसके लिए बोलने पर वह अपने दिल के हाथों आज मजबूर हो गया। उन सभी को खुद पर हंसता देख शुभम, जो डेयर डेविल गैंग लेफ्ट हैंड था, गुस्से से चिल्लाया, एजेंट के आपको क्यों इतनी मिर्ची लग रही है? फिर एकदम से हैरान होते हुए, एक सेकंड, कहीं ऐसा तो नहीं कि अब आर्मी के सीक्रेट स्पेशल फोर्स के कैप्टन का दिल क्वीन ऑफ फोर्सेस ने हाईजैक कर लिया? इतना कहकर वो सभी एक बार फिर ठहाका लगाकर हंस पड़े। हा 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 हा, ओपन माउथ स्माइल, ओपन माउथ स्माइल, ओपन माउथ स्माइल, ओपन माउथ स्माइल। और फिर बोले, कौन जानता है कि वो कैसी दिखती है, लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी, उसका फिगर कातिलाना है। मैंने उसके बहुत चर्चे सुने हैं, अब तो बस ये देखना है कि वो बैड पर कैस। वह अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही एक आह की आवाज के साथ वो धाम से अपने घुटनों पर झुक गया। अभी जहां हंसी गूंज रही थी, अचानक से खून की एक धारा ने अपनी जगह बना ली। उसके साथी ने देखा कि बगल में खड़ा इंसान धीरे धीरे अपने घुटनों पर आ गया और उसकी नजर सामने खड़े शख्स पर ही गड़ी थी, जिसके दोनों हाथ में गन थी जिसमें से अभी धुआं निकल रहा था। सामने अपने दोनों हाथों में गन पके कुणाल अपनी जलती हुई आंखों से उसे ही देख रहा था। अगर उसके बस में होता तो अपनी उन्हीं आग भरी आंखों से इस गंदगी का ऐसा सफाया करता कि अगली बार कोई किसी औरत पर अपनी गंदी नजर डालने से पहले इस अंजाम को जरूर याद रखते। सभी शौक में थे, लेकिन उससे पहले कि सामने वाली पार्टी कुछ रिएक्ट करती, एक और गन शॉट ने अपना निशाना ढूंढ लिया। इस बार उसका निशाना उसी आदमी के दोनों हाथ बने जिनसे वो कुछ समय पहले उस लड़की को छूने के सपने देख रहा था। बस फर्क इतना था कि इस बार गोली नक्षत्र की गन से निकली थी। अब वो आदमी ना हाथ हिला सकता था ना पैर, उसका हाल ऐसा था कि किसी को भी उस पर दया आ जाए, लेकिन उसकी घटिया सोच के साथ एक ना एक दिन उसका ये हाल होना निश्चित था। तभी शुभम, जो अब दयनीय होकर जमीन पर पूरा लेटा हुआ था, उसने एकदम से कुणाल पर निशाना साधा, मगर उसकी गोली कुणाल को छू पाती उससे पहले ही एक और शॉट हवा को चीरते हुए उसके माथे के बीचों बीच लगा। उसी पल शुभम वही ढेर हो गया। कुणाल ने अपने बगल में खड़े उस आदमी को देखा जो सर से पैर तक ब्लैंक ड्रेस से कवर्ड था, लेकिन उनका अनोखा आग वाला बेच और उसके साथ 5 स्टार जो ब्लू फोर्स के खास वेपन है, ये बताने के लिए काफी था कि जिसने अभी गोली चलाई वो कोई और नहीं, उनकी टीम का लीडर था। दोनों ने एक दूसरे को देखा और कुछ इशारा किया, जिसके बाद दोनों अपनी टीम्स को हमला करने का सिग्नल दिया। उसी के साथ वहां लगातार फायरिंग की आवाज गुजती हुई उस खाई में घुल जाती जो जंगल के दूसरी तरफ थी। दोनों स्पेशल टीम मिल गई, लेकिन फिर भी सामने वालों की गिनती अभी भी उन पर भारी पड़ रही थी। लेकिन हार मानना उनकी फितरत में नहीं था। करीब 1 घंटे वहां एक वॉर का माहौल बना रहा। अंधाधुंध गोलियों की बौछार से आर्मी के सोल्जर्स शहीद हो गए, बहुत से अभी भी घायल थे लेकिन फिर भी लड़ रहे थे। उन 200 की संख्या को घटता देख एविल आई का लेफ्ट हैंड टेंशन में आ गया। उसने एक सिग्नल पास कर दिया। उन सभी की गोलियां खत्म हो चुकी थी और अब वो अपने हाथों से ही लड़ रहे थे, जिस वजह से उनकी गिनती तेजी से कम हो रही थी। कुणाल और नक्षत्र अकेले ही एक साथ 10 लोगों से भिड़ रहे थे। वही उन पांचों की ताकत के सामने टिकना भी मुश्किल हो रहा था।
दोनों गैंग हैरान थी। वे यही सोच रहे थे कि ब्लू फोर्स को कैसे ट्रेनिंग दी गई है, जो एक खूंखार आदमखोर की तरह उन पर अपना हाथ साफ कर रहे थे। उनके मारने का तरीका बहुत ही भयानक था, लेकिन दोनों गैंग्स के लिए ये नॉर्मल था। उन सभी को एक राक्षस की तरह ही ट्रेन किया जाता था। मगर ब्लू फोर्स का केस अलग था। उन्हें इंसानियत की पहचान थी, क्योंकि भले ही वो जंग में एक मारने की मशीन बन सकते हैं, लेकिन फिर भी वो इंसान है, क्योंकि उनके कुछ भी होने से उनकी टीम को, उनकी बॉस को फर्क पड़ता था और हमेशा से पड़ेगा, ये उन्हें मालूम था। जब लगभग ये जंग उनके हाथ में आ ही चुकी थी, तभी अचानक बहुत सारी एसयूवी धूल उड़ाती हुई एक चक्र में उन सभी के आसपास घूमने लगती है, जिससे वहां चारों तरफ एक रेत का तूफान उठने लगा था। उन्हीं गाड़ियों के बीच एक बुलेट प्रूफ लिमिटेड एडिशन वाली मेबेक उस धूल को चीरते हुए सामने रुक जाती है, जिससे बाकी सभी गाड़ियां भी अपनी जगह लेकर खड़ी हो जाती है। तभी उस मेबेक से चमड़े का चमचमाता जूता बाहर निकलता है। उसके बाद दोनों जूते की जोड़ी का मालिक, जिसका फिजिक एकदम वेल ट्रेन था, उसकी वाइब्स बहुत ही खतरनाक थी। जितना हैंडसम उतना ही डेंजर्स। लेकिन हमारे हीरो के सामने चाय कम पानी ही है। विंकिंग फेस। कुणाल और नक्षत्र की नजर भी उन पर ही थी। पांचों अभी भी बिना रुके उन सभी लोगों को बेरहमी से मार रहे थे। तभी लड़ते हुए बोली, ओ एक बारात को निपटा नहीं पाई कि दूसरी गाड़ियों की टोली आ गई। बॉस कहा है, मुझे तो अब ऐसा लगता है कि ये किसी का ट्रॉप है, जिसने हमें और आर्मी दोनों को अपने जाल में फंसा लिया। अपने सामने खड़े आदमी के नाक को बिना रुके मारते हुए जवाब देता है, हाँ तुम सही हो। ये एक जाल ही है, लेकिन उन वेपन्स को लेना इनके लिए सेकेंडरी है। उसकी बात सुनकर अपनी ओर बढ़ रहे आदमी को लात मारते हुए पूछता है, ये कैसे हो सकता है? कंफ्यूज्ड फेस, अगर इतना खून खराबा उसके लिए नहीं तो किस लिए है? ये सब कुणाल कपूर को अपने जाल में फंसाने के लिए था, और जिसने भी इसे अंजाम दिया है वो किसी भी हालत में मिस्टर कपूर के सभी पत्ते खुलने का इंतजार कर रहा था। और जब हमें ये दिखा कि अब हम जीत के बहुत करीब है, तभी चारों तरफ से घेरा जाना किसी ऐसे के लिए जो अभी लड़कर रुका ही था, एक भयानक मानसिकता को दर्शाता है। लेकिन इतना कहकर लीडर रुक गया। उसके रुकते ही ये दो बात पूरी करते हुए बोला, लेकिन कैप्टन के एक एक्सेप्शन है। ये सुनते ही सभी के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। इसी के साथ उन 200 लोगों की बलि चने का काम भी हो जाता है। वही वो आदमी कुणाल के सामने कुछ 10 कदम की दूरी पर खड़ा हो जाता है। दोनों ने अपना चेहरा ढक रखा था, लेकिन उनकी पहली जंग आंखों से ही शुरू हो चुकी थी। इस वक्त दोनों बिना झपके एक दूसरे को घूरे जा रहे थे। नहीं कितना समय बीत गया जब से वो दोनों एक दूसरे को जानलेवा इरादे से घूरे जा रहे हैं। जब उस आदमी को और बर्दाश्त नहीं हुआ, तब अपनी झुंझुलाहट छुपाते हुए कहता है, बहुत समय हो गया अपने सबसे बड़े दुश्मन से मिले, क्यों कैप्टन के? लेकिन सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। पाउटिंग वो अभी भी उसे अपनी ठंडी निगाहों से घूर रहा था। तभी वो आदमी एकदम से अपने सामने खड़े शख्स से, ओह सो सॉरी, मैं ये कैसे भूल गया कि तुम ना सिर्फ मेरे सबसे बड़े दुश्मन हो, बल्कि एक सबसे बड़े लव राइवल भी हो। ये कहने के बाद उस आदमी की आंखों में अंधेरा छा गया। कुछ पल रुकने के बाद शांति से बोला, ये अच्छा होगा कि तुम अपना रास्ता बदल दो, चले जाओ। मेरी नायरा की जिंदगी से नहीं तो कीमत तुम्हारी मौत भी हो सकती है। सामने खड़े शख्स ने उस आदमी को देखा, जिसने उसे गुस्सा दिलाने पर मजबूर कर दिया। उसने कुछ नहीं सुना सिवाय उन दो शब्दों के, जो उसके कानों में अभी भी रह रहकर गूंज रहे थे, मेरी नायरा चले जाओ, मेरी नायरा की जिंदगी से हम अफ। पाउटिंग, क्या बकवास है। अनअम्यूज्ड। फिर सामने उस आदमी को देखता है, जो बड़ी ही बेसब्री से उसके चेहरे को देख रहा था। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि नायरा कुणाल कपूर की बॉटम लाइन है, जिसे क्रॉस करने की कोशिश करना ही उसकी बर्बादी भी बन सकती है। कुणाल ने अपने हाथों में पकड़ी गन को घुमाया, जिसकी गोलियां पहले ही खत्म हो चुकी थी। लेकिन उसका एक एक्शन अभी भी खतरनाक क्यों था? वहां मौजूद सबने सोचा, क्योंकि वे सब अपने आसपास बती ठंडी को महसूस कर सकते थे। यही काफी था बताने के लिए कि कुछ तो बुरा होने वाला है। तभी एक बर्फ से भी सर्द आवाज सभी के कानों में झंझनाहट पैदा करती हुई उनकी रीढ़ की हड्डी को कांपने पर मजबूर कर गई। शी इज माइन ओनली माइन। मेरा प्यार सिर्फ मेरा है, उसको बीच में लेकर आए तो मैं, कुणाल कपूर, हर इंसानियत भूल जाऊंगा। अगर ऐसा हुआ तो तुम जैसे लोग मेरी पकड़ से चाहकर भी निकल नहीं सकोगे। उद्धरण चिन्ह। एक एक बात कहते हुए कुणाल का टोन और भी एरोगेंस और गुस्से से भर रहा था। मेरी प्यारी बीवी से दूर रहना, वरना ये तुम्हारे लिए डेफिनेटली अच्छा तो बिल्कुल नहीं होगा। उसके ये कहते ही सामने खड़ा अविराज बोला, अच्छा तो ये बात है, लेकिन क्या तुम भूल गए वो अभी तुम्हारी बीवी बनी नहीं है? स्मक, हाँ
अब मिस्टर कपूर को डर लग रहा है कि कहीं नायरा तुम्हें छोड़ ना दे, इसलिए इतने बेसब्र हुए जा रहे हो। ये सोचते हुए वो ठहाका मारकर हंसने लगता है। हा 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 हा। उसकी तंज भरी बातों को सुनकर भी कुणाल गुस्सा नहीं होता, बल्कि मुस्कुराते हुए बोलता है, तुम कोशिश करके देख सकते हो, तब तुम्हें खुद इसका जवाब मिल जाएगा। लेकिन स्माइल विद हॉर्न्स, अगर मुझे पता चला कि तुमने मेरी नायरा को हर्ट किया है तो ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि वो मेरी जान है। अविराज सिर्फ उसके हर बात को गौर से सुनता रहा और अचानक उसके एक इशारे पर कुणाल को चारों तरफ से घेर लिया गया। जब कुणाल ने अपने सामने इतने सारे लोगों को खुद पर गन पॉइंट किए देखा, तब भी उसके भावहीन चेहरे पर डर की एक हल्की सी झलक भी नहीं आई। अविराज भले ही उससे बेहस कर रहा हो या उसे उकसाने की कोशिश, लेकिन ये साफ था कि वो यहाँ कुणाल को नुकसान पहुंचाने ही आया था, जिसकी पहली वजह उसके प्यार को छीनना और दूसरी उसकी बेहन को अपमानित करना। अपनी बेहन की हरकत का दोष भी कुणाल के सर मढ़ दिया गया, क्योंकि उसकी नज़र में ये कुणाल था जिसके लिए नायरा ने उसकी बेहन की बेइज्जती की और हक जमाया। जब अविराज को इसके बारे में पता चला तो उसे अपनी बेहन की हालत से ज्यादा गुस्सा इस बात से आया कि नायरा किसी और को पागलों की तरह चाहती है। ये बात वो उस वीडियो को देखकर साफ महसूस कर सकता था कि नायरा और कुणाल दोनों का रिश्ता काफी गहरा हो चुका था। ये उसकी गलती थी जिसे मौका भी नहीं मिला अपने प्यार के लिए लड़ने का। मगर क्या वो इसे सहन करेगा? बिल्कुल भी नहीं। अनम्यूज्ड उसने सोचा और तय किया कि आज वो उस जड़ को ही खत्म कर देगा जो उसके और नायरा के बीच में आ रही है। कुणाल ही नहीं, वह उस हर इंसान को मौत के घाट उतार देगा जो उसके अपने प्यार नायरा से मिलने के रास्ते में आएगा। अविराज के बॉडीगार्ड्स द्वारा कुणाल को घेरे जाने से नक्षत्र और टीम दोनों ही उसे प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार हो गई। उनके पास ताकत थी, मगर वो तेजी नहीं जो एक गोली में होती है। अगर अभी उनके पास तलवार भी होती तो भी शायद गन्स के आगे हार ही जाती, क्योंकि जब तक तलवार से वे किसी का सीना चीरते उससे पहले ही गोली हवा को चीरते हुए उनके सीने में एक दीमक की तरह लग जाती, जिसके फैलते ही किसी भी इंसान को मौत अपने बेहद करीब महसूस होने लगती। वो सिर्फ 7 लोग थे और उनके सामने करीब 100 के आसपास। लेकिन फिर भी उन्होंने किसी भी कारण को खुद हावी होने से रोका, क्योंकि जंग का पहला नियम यही है कि दुश्मन को कम मत समझो, तो हमें खुद को भी कम करके नहीं आंकना चाहिए। एक लड़ाई में कोई नाम या शोहरत नहीं देखता सिवाय सही और गलत के, अच्छे और बुरे के। यहाँ हिम्मत और बुद्धि से भी काम लिया जाता है, बल और षड्यंत्र से भी। उन सभी ने उनकी संख्या को नजरअंदाज किया, बस सीधा वार। कुणाल के हाथों में जो गन्स थी उन्हें पकड़कर उस चक्र को देखते हुए कुणाल ने फायर करके इसे तोड़ दिया। जैसे ही वो चक्र टूटा, कुणाल फुर्ती से झुक गया और 2 लोगों को उनकी गर्दन से पकड़कर एक सील की तरह इस्तेमाल करते हुए सामने आधे घेरे की फायरिंग से खुद को बचाते हुए उन मरे हुए लोगों की गन उठा ली। नक्षत्र और बाकी पांचों ने भी ये किया। उन सबने घायल डेयर डेविल के आदमियों को अपना कवच बना लिया और आगे बढ़ते हुए उन सभी को गोलियों से भूनन दिया। जब अविराज ठाकुर ने ये मंजर देखा तो उसकी आंखें किसी अंगार की तरह सुर्ख लाल हो गई। अगले ही पल वो छुपते हुए कुणाल की दिशा में गया, जहां लगातार गोलियों की आवाजें चारों ओर सुनाई दे रही थी। अविराज के पीछे छिपकर अपनी AK-47 से शूट किया। तभी कुणाल को भी अपने ऊपर हुए हमले का पता चल गया, इसलिए वो जल्दी से साइड हट गया, इसलिए वो शॉट खाली चला गया। लेकिन तभी एक और गोली चली और वो कुछ रिएक्ट करता उससे पहले ही उसके कंधे को अपना निशाना बना लिया। अपने कंधे पर दर्द महसूस करते ही कुणाल के मुंह से एक हल्की सी आह निकल गई। कुणाल ने पीछे देखा तो अविराज ठाकुर अपने हाथ में गन पके उस पर निशाना लगा रहा था। एक और गोली कुणाल को छूती उससे पहले ही लगातार 2 गोली अविराज ठाकुर के हाथों पर चली, जिससे उसके हाथों से गन छूट गई। तभी सबकी नजर भी उसी दिशा में गई जहां से अभी फायरिंग हुई थी। कुणाल ने भी देखा कि एक हेलीकॉप्टर आसमान में उड़ते हुए उनकी तरफ ही आ रहा है। लेकिन जब उसने गौर किया तो उसमें एक लड़की थी जिसने एक स्नाइपर गन पकड़ी हुई थी। वो लगातार उतनी ही दूरी से एकदम सटीक निशाना लगा रही थी। जो भी कुणाल की तरफ बढ़ता उन सभी को शूट कर रही थी। अब कुणाल चारों तरफ लाशों से घिर चुका था। तभी अभी बहुत से चॉपर आसमान में दिखे। इस नज़ारे को देखकर टीम के सभी मेंबर कुछ हो गए और जोर से बोले, बॉस, आप आखिर यहाँ है। उनकी बात सुनकर कुणाल भी आश्चर्य से उसे देख रहा था। जैसे जैसे चॉपर उनके पास आ रहा था, कुणाल का दिल और भी तेजी से रफ्तार पकड़ने लगा था। वो फिगर जो उसने देखा काफी जाना पहचाना था। वह आंखें जिसकी नजर उस पर ही टिकी थी। लेकिन फिर कुणाल ने अपने दिल को थाम लिया और सोचा, नहीं, मैं किसी और में अपने प्यार की झलक कैसे देख सकता हूँ।
कुणाल अपना दिल थामे सामने से आ रहे उस लड़की को देख रहा था। ये बिल्कुल वैसा था जब उसने पहली बार देखा था, बस फर्क इतना था कि तब उसके होठों पर पर्दा था, लेकिन आज उसकी आंखों के साथ वो गुलाबी हॉट सेप के लिप्स भी दिख रहे थे। जैसे जैसे कदम पास आते गए कुणाल का शक यकीन में बदलने लगा। वह कैसे उसे नहीं पहचानता जिसे उसने अपने दिल में सबसे ऊंचा दर्जा दिया है। वहीं नायरा का ध्यान सिर्फ कुणाल की चोट पर था। उसके कंधे से निकल रहे खून को देखकर उसके अंदर एक ज्वालामुखी उतरने लगा था। उसने इस बात की भी फिक्र नहीं की, अगर कुणाल ने उसे पहचान लिया तो क्या होगा। वो अब उसके एकदम पास थी। बिना कुछ सोचे समझे अपनी गन सामने अपने दिल पर हाथ रखकर बैठे इंसान पर तान दी, जिसे देखकर कुणाल भी हैरान हो गया, लेकिन उसके होठों पर एक मुस्कान आ गई और अपनी बाहें फैला दी। अपनी बाहों को फैलाए कुणाल ने अपने सामने खड़ी लड़की को देखा। अगले ही पल उस लड़की ने अपनी गन का ट्रिगर दबा दिया। उस गोली की आवाज चारों ओर गूंज उठी और सीधा जाकर सामने वाले इंसान के सीने को चीर गई। वहां मौजूद सभी की सांसें थम गई। तभी उन्होंने वो देखा जिसे देखना उनका सपना था। गोली चलाते ही लड़की ने गन फेंक दी और एकदम से उन खुली बाहों में समा गई। नायरा, रा, स्माइल मेरी जान। इतना कहते ही कुणाल ने उसे अपनी बाहों में कैद कर लिया। जैसे अगर उसकी पकड़ हुई सी भी लूज हुई तो वो कहीं गायब हो जाएगी। वही कुणाल के ठीक पीछे खड़ा अविराज अपने सीने को थामे जमीन पर गिर पड़ा। उसके हाथ में गन थी जो कुणाल पर ही पॉइंट थी। नक्षत्र और ने देखा कि वो कुणाल नहीं था जिस पर नायरा ने गोली चलाई, बल्कि वो तो अविराज था जो कुणाल को शूट करने वाला था, लेकिन इससे पहले ही एक बार फिर नायरा ने उसे शूट कर दिया। कुणाल और नायरा एक दूसरे को पके बैठे हुए थे। तभी नक्षत्र उनके पास आया और बोला, हमें चलना चाहिए इससे पहले कि मिलिट्री से और भी लोग यहाँ आ पहुंचे। नक्षत्र की तरफ नायरा की पीठ थी, इसलिए वो उसे नहीं देख सकी। हालांकि वो देखती भी तो आंखों के अलावा कुछ भी नहीं देख सकती थी। उसकी बात सुनकर कुणाल ने भी हाँ कहा और प्यार से नायरा से बोला, जान हमें जाना होगा। मैं हमारी सगाई वाले दिन घर पर मिलूंगा, लेकिन फिलहाल मुझे मिलिट्री को जवाब देना होगा। ये सब कहने के बाद वो थोड़ा झिझका, लेकिन फिर नायरा को देखते हुए, कुछ भी एक्सप्लेन मत करो, मैं सब समझ गया हूँ और वो वेपन्स भी अब हमें नहीं चाहिए। वहाँ मैं सब संभाल लूंगा, तुम बस अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान दो। कुणाल का जवाब सुनते ही नायरा का बेचैन दिल शांत हो गया। अब वो भी उससे दूर हुई। दोनों ने एक नजर एक दूसरे को देखा और जाने लगे। तभी नायरा ने कुणाल के हाथ को रोक दिया। अपने हाथ पर नायरा का स्पर्श महसूस करते ही कुणाल मुड़ गया। उसने देखा नायरा ने अपना रुमाल निकाला और उसके कंधे पर फोल्ड करके दबा दिया। उसके बाद अपनी ब्लैक शर्ट को निकाल दिया जिससे उसकी ब्लैक टैंक टॉप दिखने लगी। उसे ऐसा करते देख कुणाल ने उसका हाथ पकड़ लिया और अपनी बाहों से पूरी तरह छुपा लिया। उसके बाद घूरते हुए सभी को देखा जो उसे ही अविश्वास भरी नजरों से देख रहे थे। जब कुणाल को कंफर्म हो गया कि उसकी नायरा को किसी ने ऐसे नहीं देखा, तब जाकर उसने राहत महसूस की। फिर नायरा को एकटक घूरने लगा जैसे कह रहा हो, ये सब क्या है, तुम इतने लोगों के सामने ऐसे इतने कम कपड़ों में रहोगी। नायरा ने कुणाल की घूरती निगाहों को जाने दिया और अपना काम जारी रखा। शर्ट को फाड़कर कुणाल के कंधे पर बांध दिया जिससे उसका खून रुक जाए। जब उसने ये श्योर किया कि अब और ज्यादा खून नहीं बह रहा, तब कहीं जाकर नायरा ने कुणाल के हाथ को जाने दिया और प्यार से उसके माथे को अपने होठों से छूकर बोली, सबसे पहले इसे ठीक करो और मुझे फोटो भेजो। अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं जल्दी शादी करूंगी, नहीं तो मुझे अभी भी सोचना पड़ेगा। उसके शब्द काफी सीधे थे, लेकिन डोमिनेटिंग भी, बिल्कुल एक पत्नी की तरह जिसकी अभी अपने पति से शादी नहीं हुई है। कोल्ड स्वेट स्माइल, कोल्ड स्वेट स्माइल। उसकी बात कम धमकी सुनकर तो कुणाल की आंखें ही छोटी हो गई। अब वो क्या ही करता, इसलिए उसने बिना कोई बहस किए हाँ कर दी और अपनी ब्लैंक जैकेट नायरा को दे दी। नायरा ने भी खुशी से उसे पहन लिया। इसी के साथ कुणाल ने नायरा को अपनी बाहों से आजाद किया और फिर दोनों अपने रास्ते वापस चले गए। सभी के जाते ही एक बार फिर सब शांत हो गया। लेकिन तभी अविराज, जो दर्द से तड़पते हुए बेहोश हो चुका था, उसे किसी ने खींच लिया और अपने साथ ले गया। ऐसे ही दिन बीतने लगे। अब नायरा और कुणाल की सगाई में सिर्फ एक दिन बाकी था, और वही आश्रम में नायरा की मेहनत रंग लाए और वो सभी मायावी पेड़ फिर से उगने लगे। आश्रम में रहते हुए नायरा ने अपनी शक्ति को बाना सीख लिया था। जैसे जैसे उस बाग के पेड़ पौधे बढ़ रहे थे, उसी तरह नायरा की शक्ति भी एकत्रित होकर उसमें समा रही थी। अगर इसी तरह नायरा की शक्तियां तेजी से बढ़ी तो जल्द ही उसे तीसरे रत्न के बारे में भी पता चल जाएगा।
नायरा अभी भी उसी बगीचे में अपने अंतर्मन को शांत करने की कला सीख रही थी। जब उसे कुणाल की बात सुनाई दी थी तभी उसने इसके बारे में गुरुजी से पूछा था। फ्लैशबैक तारांकन 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 तारांकन। नायरा, गुरुजी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या हम अपने दिल के करीब व्यक्ति की बात दूर से भी सुन सकते हैं। नायरा की बात पर गौर करते हुए गुरुजी ने ध्यान से नायरा को देखा, फिर कुछ याद करते हुए बोले, मैं ज्यादा कुछ नहीं जानता, लेकिन हाँ, ऐसा हो जरूर सकता है, क्योंकि एक बार मेरे पिता भी इसी तरह मेरी बात सुन लेते थे। लेकिन नायरा ने उन्हें रुकता देख पूछा, लेकिन क्या गुरुजी? उसके सवाल पर गुरुजी ने एक गहरी सांस ली, फिर नायरा को देखकर कहते हैं, मैं नहीं जानता ये तर्क कितना सही है, लेकिन जब कोई रिश्ता हमारी शक्ति के साथ साथ रूह से जुड़ जाता है तो ये हो सकता है। मगर फिर भी इसे पूरी तरह आजमाना काफी मुश्किल होता है। यहाँ तक कि मैं खुद इस टेक्निक को सीख नहीं पाया और तुम्हारी माँ भी नहीं, क्योंकि भले ही रिश्ते दिल से जुड़े होते हैं, लेकिन एक दूसरे के मन की बात सुन लेना तो सिर्फ तभी मुमकिन है जब तुम्हारे पास उस इंसान की आत्मा से जुड़ी कोई शक्ति हो। फ्लैशबैक तारांकन 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 एंड तारांकन तारांकन। अभी नायरा, जो अपने ध्यान में उस छुपी शक्ति को पहचानने के लिए ध्यान लगा रही थी, अचानक उसके कानों में कुछ शब्द सुनाई दिए। उन शब्दों को सुनकर वो स्तब्ध रह गई, लेकिन फिर भी उसने इसे जाने नहीं दिया और आगे भी सुनने के लिए खुद का ध्यान और भी कठिनाई से लगाने लगी। उसने सुना, बहुत हो गया, अब मैं तुम्हारे इशारे पर नहीं चलूंगा। मुझे नहीं चाहिए कपूर्स का नाम और ये दौलत। मैंने कभी इसे नहीं चाहा, ये आप थी जिसने मुझे अपने बेटे के बदले यहाँ छोड़ा। फिर भी मैंने उनके एक भी पैसे का इस्तेमाल नहीं किया। जब मैं छोटा था तो मासी ने मुझे टॉर्चर किया। फिर एक मजाकिया हंसी हंसते हुए, मुझे लगता था कि अगर मैं आपके प्रति अपना प्यार और समर्पण दिखाऊंगा तो आप शायद थोड़ा सा ही सही, लेकिन मेरी तरफ झुकाव महसूस करे। मगर मैं गलत था, ये कभी नहीं हुआ। और आज आप ये कह रही है कि आपकी वजह से मेरे पास ये नाम और रुतबा है। लेकिन मैं ये पूछता हूँ, क्या मैंने कभी इसे मांगा? कोई जवाब नहीं आया, लेकिन फिर भी वो आगे बोला, आपकी बहन ने मुझे मारा, टॉर्चर किया, तब भी आपका दिल नहीं पिघला। मैं रोता रहा, इतना ही नहीं, उसने मुझे जलाया। अगर ये बात डैड को पता नहीं चलती तो मैं क्या होता आज। लेकिन अच्छा हुआ जो उन्होंने मुझे मारा और डैड मुझे वहां ले गए जहां मैंने एक इंसान जैसा महसूस किया। मुझे बहुत प्यार करने वाली माँ मिली और बेस्ट फ्रेंड के साथ एक बहुत अच्छे छोटे डैड। उसके बाद मेरा प्यार। ये कहकर कुणाल के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान तैर गई, स्माइल। तभी दूसरी तरफ से कुछ कहा गया, लेकिन नायरा उसे नहीं सुन पाए और एकदम से अपनी आंखें खोल दी। उसकी आंखों में आंसुओं ने अपनी जगह बना ली। गाइस, आज के लिए इतना ही। और वीडियो को लाइक, कमेंट तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।